रोल नेगोशिएशन सॉरी रोल नेगोशिएशन टेक्निक्स हैं, एप्रिसिएशंस एंड कंसर्न एक्सरसाइजेज हैं और विजनिंग है। मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं, टेक्निक्स हैं जो कि हम टीम बिल्डिंग के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ RAT, RAT, Role Analysis Technique. This technique is used to clarify the role expectations and obligation of the team members to improve the team effectiveness. इस टेक्निक के जरिए हम क्या करते हैं कि what are the expectations and what are the obligations of team members on each other. ठीक है ना, 5 लोग हैं टीम के अंदर, 5 people for example. What is the role of each person? Everybody knows exactly, and what other person expect from the first person, right? कि जी मिसाल के तौर पे टीम में मैं भी हूँ और आप भी हैं, तो आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है और मुझ पे क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं जो मैंने पूरे करने हैं। इसी तरह आपसे मुझे क्या एक्सपेक्टेशन, एवरीथिंग मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। ये रोल एनालिसिस टेक्निक हेल्प करती है कि हर बंदे का रोल जो है उसका एनालिसिस करके क्लियर कट उसको हर एक चीज़ बताई जाए। तो इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ फोकल रोल डिस्क्रिप्शन इनिशिएटेड बाय द फोकल रोल इंडिविजुअल। ठीक है, जो मेन रोल है आप उसकी डिस्क्रिप्शन उसको डिस्क्राइब कर दिया जाता है, जो कि फोकल बंदे का रोल है। मिसाल जो टीम लीडर कह लें जो भी है, उसको क्लियरली डिस्क्राइब कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एग्जामिन द फोकल रोल इनकम्बेंट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स। दूसरे में हम क्या करते हैं कि जी आपसे दूसरों को एक्सपेक्टेशन क्या है। मिसाल के तौर पे अब मैं टीचर हूँ तो मुझसे स्टूडेंट ये एक्सपेक्ट करेगा कि जी मैं अच्छे से लेक्चर डिलीवर करूँ, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड करूँ, PPT उनको प्रोवाइड्स करूँ, मैं उनके क्वेश्चंस को आंसर करूँ, ठीक है ना, मैं उनसे अच्छे अखलाक से बात करूँ वगैरह वगैरह। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशन। इसी तरह टीम के अंदर हर बंदे की दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, वो उसको बता दी जाती है कि भाई दिस इज व्हाट अदर पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। थर्ड, कंसिस्ट ऑफ अदर्स एक्सपेक्टेशन एंड डिजायर्ड बिहेवियर ऑफ द फोकल पर्सन। फिर मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या, ठीक है ना, तो दोनों की यानी वाइस वर्सा, मैं दूसरों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मुझसे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों चीजें क्लियर कर दी जाती है। एंड देन फोकल रोल पर्सन राइट्स a written summary of the role as it has been defined and called. अब वो जो कुछ हमने डिस्कस किया उसके नतीजे में जितनी भी चीजें हमारे सामने आई हैं वो सारी हम लिख लेते हैं इन राइटिंग। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि कल को मैं ये नहीं कह सकता कि जी ये तो मेरा काम नहीं था, तो मैं उसमें देखूंगा जी ये मेरे काम है या नहीं, ठीक है। या मुझसे कोई बंदा वो काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जो मेरी रोल डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो मैं उन्हें कह दूंगा जी देखें ये मेरे पास मेरा क्लियरली रोल ये लिखा हुआ है, ये काम मैंने करने थे, ये मैंने किए हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं वो मेरे रोल के अंदर नहीं है, ठीक है ना। तो रोल एनालिसिस आपका मेरा हो चुका है। सो इस तरह से अगला बंदा भी आपसे गलत एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि मेरे रोल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो the next person will not expect something unfair or unjust from me because which is not coming in my jurisdiction, right? So role analysis techniques helps the team members to get clear all the ambiguities, and they exactly know what they are supposed to do, what are the expectations from them, and what they expect from the others as well. That is one of the best technique for getting the rules clearly. Next is interdependency. टीम का एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है इंटरडिपेंडेंसी। जब इंटरडिपेंडेंसी नहीं होगी तो उसको हम टीम नहीं कहेंगे। मीन्स एवरीबडी इज डूइंग वट एवर ही और शी वॉन्ट्स, राइट। दैट इज वाई व्हाट वी से देयर मस्ट बी इंटरडिपेंडेंसी। मेरा काम आपके काम पे डिपेंड करता है और आपका काम किसी दूसरे बंदे के काम पे डिपेंड करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे मैंने कहा कि बॉलर जितनी अच्छी बॉलिंग कराएंगे, जितनी अच्छी विकेट्स लेंगे, कम से कम रन देंगे, बैट्समैन के लिए उतना ही आसान है। बैट्समैन जितने ज़्यादा रन बनाएंगे बॉलर्स के लिए उतना ही आसान होगा उन दूसरी टीम को काबू करना। फील्डर जितनी अच्छी फील्डिंग करेंगे, अच्छे कैचेस पकड़ेंगे, उतना ही बॉलर एक्टिव होगा। इसी जैसे टेक कैचेस टू विन मैचेस। So interdependency, everybody is dependent on each other. So it improves cooperation among the members of the group
in small group of around 10% in a face-to-face manner. They interview each other about the important interdependencies between their jobs and other jobs. That is why you see many game shows or reality shows or cooking shows where there are 2 or 3 people working together and they are making something or they're trying to accomplish some task or goal. तो उससे क्या होता है कि हर बंदा दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, तो हर बंदे को एक दूसरे के साथ क्लियर इंटरव्यू कर लेते हैं कि जी आपने ये करना है, मैंने ये करना है, आपने ये करना है, मैंने ये करना है। तो इससे भी काफ़ी हद तक इन एक्सरसाइजेस से भी काफ़ी हद तक हेल्प होती है टीम बिल्डिंग की एंड टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की। ठीक है, रोल नेगोशिएशन टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम रोल एनालिसिस टेक्निक हमने पढ़ी, रोल क्लेरिफाई करते थे। इसमें हम ये करते हैं कि इट इज़ यूज्ड व्हेन द कॉजेज ऑफ टीम इनइफेक्टिवनेस आर बेस्ड ऑन पीपल्स बिहेवियर दैट दे आर अनविलिंग टू चेंज बिकॉज इट वुड मीन अ लॉस ऑफ पावर और इन्फ्लुएंस। अब देखिए होता क्या है टीम के, मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि रोल मुझे पता लग गया, लेकिन अब उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, आई एम अनविलिंग फॉर दैट। मिसाल के तौर पे मुझसे कुछ इख्तियारात ले ली गए, आई हैव बीन गिवन लेस अथॉरिटीज एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, so I'm not happy in that case, right? For example, so what now here I might be then behaving differently, my behavior will not be very productive in that case. So the technique is basically imposed on the structure for controlled negotiation between parties in which each party agrees in writing certain behaviors in return for the change in the behavior of other. So what we do in that case, हम क्या करते हैं कि फिर negotiations होते हैं, ये 3 लोग हैं 4 लोग हैं जिसमें से 2 को मसला है, तो वो फिर बैठ के नेगोशिएट करते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं फिर अगर मुझे आप ये अथॉरिटी, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो फिर इसके साथ मुझे ये अथॉरिटी भी दें, एंड देन दे नेगोशिएट एंड फाइनली दे सेटल डाउन ऑन अ सर्टेन पॉइंट, और उस पे जिस पे एग्री हो जाते हैं फिर उसको इन राइटिंग में ले आते। पहले ये था कि रोल आपको बता दिए कि आपने ये करना है, अब मुझे पता तो है लेकिन मैं उसमें से 4 चीज़ों में से 2 चीज़ों पे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी विद इट और आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। सो दैट इज़ वाई सो उस नेगोशिएशन में फिर वो बैठ के चीज़ों को तय करते हैं और इन राइटिंग में ले आते हैं कि जी अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो बदले में आपको ये करना होगा, एंड दे से ओके आई एग्री विद इट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ठीक है अगर आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो मुझे अथॉरिटी भी दें, एंड वी नेगोशिएट एंड से ठीक है मैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और उसके लिए मुझे आप एक्स्ट्रा अथॉरिटी दे देते हैं, एंड आई एम एग्रीड इन एंड यू जस्ट राइट इन इट एंड सो दैट थिंग्स आर सॉल्व्ड। यू सी in writing certain behavior in return for change in the behavior of matter. तो ये नेगोशिएशन एक पूरा एक आर्ट है, एक बड़ा मुश्किल काम है किसी कंसेंसस के ऊपर पहुंचना। आमतौर पे कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, लड़ाइयाँ इसीलिए होते हैं कि वो नेगोशिएशन सही नहीं कर सकते, और नेगोशिएशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप में से जिन लोगों ने कभी इंटरव्यूज दिए हैं तो अक्सर सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पाते, वो कहते हैं जी हम तो आपको इतनी देंगे, आप कहते हैं नहीं नहीं इतनी इतनी, एंड देन यू जस्ट एग्री ऑन इट, राइट। अच्छा नेगोशिएटर अच्छे टर्म्स पे चीज़ों को नेगोशिएट कर ले। आप देखें बाज़ औक़ात तो दुकानदार के साथ भी बड़ी अच्छी नेगोशिएशन कर लेते, आप बाज़ औक़ात शॉपिंग के लिए भी किसी को साथ लेके जाते हैं, क्यों? क्योंकि यार वो बड़ा अच्छा नेगोशिएटर है, यार ये रेट बड़ा अच्छा बना लेता है, मीन्स ही इज़ गुड इन नेगोशिएशंस। ठीक है ना, बाहर मुल्कों में नेगोशिएटर्स हायर किए जाते हैं जो मसले को बड़े अच्छी तरीके से नेगोशिएट करते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर एक ज़माने में पाकिस्तान में नवाबजादा नसरुल्लाह खान को बड़ा अच्छा नेगोशिएटर समझा जाता, चौधरी शुजात हुसैन को बड़ा अच्छा नेगोशिएटर समझा जाता कि ये मामलात को बड़े खुश उसलूबी से तय कर लेते हैं, गिव एंड टेक्स और रास्ते निकाल लेते हैं, मीन्स दे आर गुड। इसी हेयर वी हैव 4 ऑप्शंस। हमारे यहाँ क्या होता है कि सबसे पहली जो नेगोशिएशन की का रास्ता लोग निकालते हैं, आई विन यू लूज। ठीक है, कि मैं ऐसी नेगोशिएशन करूँ कि मुझे फ़ायदा हो और आपको नुकसान हो, मुझे फ़ायदा हो जाए, तो ये आमतौर पे अच्छी नेगोशिएशन नहीं होती। फिर एक नेगोशिएशन ये होती है कि आई लूज़ यू विन। कुछ लोग कहते हैं यार खैर दे यार चित्त खुशहाल है, खैर दे माँ पके तावानी को चित्त पके खुशहाल है। ऐसी नेगोशिएशन भी कोई इतनी अच्छी नेगोशिएशन नहीं होती, क्योंकि ये भी कोई इतना फेवरेबल लोगों को नहीं होता। फिर कुछ नेगोशिएशन होती हैं वो इतने बदतमीज़ हो जाते हैं, आई लूज़ यू लूज़,
मेरा भी नुकसान करा दिया, अपना भी नुकसान करा दिया। वो ऐसी नेगोशिएशन करते हैं कि किसी का फायदा नहीं होता। अक्सर इसमें लड़ाई झगड़ों में यही होता है, तो वो नेगोशिएशन हो रही होती है और बस लड़ाई हो जाती है, मतलब दोनों का नुकसान है। बेस्ट नेगोशिएशन ये होती है कि आई विन यू विन। इस तरह नेगोशिएट करें कि आपको भी कोई फायदा हो जाए और मुझे भी फायदा हो। अब इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़े रास्ते निकालने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है। इसके लिए हम अक्सर तैयार नहीं होते, लेकिन बहरहाल रोल नेगोशिएशन टेक्निक में जितना अच्छा आप नेगोशिएट कर लेंगे, इतना आपको भी फायदा होगा, आपका बिहेवियर भी बेहतर होगा, आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगी। तो टीम इंटरवेंशन के अंदर रोल नेगोशिएशन टेक्निक टेक्निक भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज कंट्रास्ट सेटिंग। द कंसल्टेंट सेट्स अ क्लाइमेट एंड एस्टैब्लिश अ ग्राउंड रूल्स। अब नेगोशिएशन के लिए पहले रूल्स तय कर लिए जाते हैं। देन स्टेप इज इशू डायग्नोसिस। डायग्नोसिस सामने रखे जाते हैं, मसला क्या है, वेयर इंडिविजुअल थिंक अबाउट हाउ देयर ओन इफेक्टिवनेस कैन बी इम्प्रूव इफ अदर चेंजेस देयर वर्क बिहेवियर। कि जी ये मसला था, ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, बदले में आप क्या करेंगे, तो फिर आप बताएंगे कि जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट स्टेप इज द इन्फ्लुएंस नेगोशिएशन पीरियड इन विच टू इंडिविजुअल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियर changes when changes they want from the other and the change they are willing to make themselves। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या वो डिस्कस कर रहे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियर चेंज, ये आप क्या करेंगे, आप अपना एटीट्यूड ठीक कर लें, आप सिर्फ तमीज से बात किया करेंगे तो बस बाकी सारी बातें हो जाएंगी। तो ये बस मुझे आपकी बदतमीजी से मसला है फॉर एग्जाम्पल, तो बैठ के तय कर लेते हैं कि इसके बदले में ठीक है जी मैं हार्ड वर्क भी करूंगा, मैं जान लगा दूंगा, मैं आई विल बी डू माई बेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। So this is how then they reach at consensus and then negotiate for. The fourth one is appreciation and concern exercise. Appreciation and concern exercise में क्या होता है? It is appropriate if interview data suggests that one of the deficiencies in the interaction of the member of a group is lack of expression of appreciation. Another deficiency is the avoidance of confronting concerns and irritations. पहला मसला क्या है कि लैक ऑफ एक्सप्रेशन, कि जी अप्रिशिएट करने में एक्सप्रेसिव नहीं है लोग। काम जी आप कहते हैं जी काम करते हैं, कभी किसी ने दो लफ्ज मीठे नहीं बोले। nobody ever appreciates us, nobody said like you are doing good or at least a sentence or pat on the back or anything, shabash, something like that. So इंटरव्यू डेटा सजेस्ट करता है कि भाई लोगों को थोड़ा एप्रिसिएशन भी करें, या क्या है कन्फ्रंटिंग कंसर्न एंड इरिटेशन, किस किस चीज से इरिटेट हो रहे हैं लोग उसको भी ठीक करें। मशीन की आवाज इरिटेट करती है, गर्मी इरिटेट करती है, किसी का बिहेवियर इरिटेट करता है, ठीक है ना। तो ये चीजें इरिटेशन खत्म करें और शाबाशी ऐड करें, एक्सप्रेसिव हो जाएं, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट, कीप ऑन डूइंग इट। यू नीड टू फ्रीक्वेंटली give these kind of backups to your team members, right? So first, the facilitator asks each member to jot down 3 appreciations for each member of the work. अब क्या होता है, फैसिलिटेटर या टीम लीडर जो है वो क्या करता है, कहता है हर बंदे को कहता है कि जी आप 3 कम से कम ऐसी एप्रिसिएशन लिखें जो आपने एक दूसरे को देनी है ग्रुप में, ठीक है। कम से यार आप बहुत अच्छे हो, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आप कपड़े बहुत अच्छे पहनते हो, आप बोलते हो बहुत अच्छा हो, यार आप काम बड़ा टाइम पे कर देते हो, यार आप बड़े सुलझे हुए हो, ठीक है ना। Secondly, they do the same with minor irritation that interferes in the communication. Secondly, क्या करते हैं, जो इरिटेशन है, छोटी छोटी जो चीजें तंग करती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इंटरफेयर करते हैं, यार क्या चीज इरिटेट करती है उसको कैसे एलिमिनेट करना है। एंड थर्ड, व्हेन द फैसिलिटेटर मेक सम सजेशंस टू मोटिवेट कन्वर्सेशन अबाउट दैट प्रॉब्लम, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उनको मोटिवेट करता है कि इसके ऊपर बात करें, शेयर करें, डिस्कस करें और मसले को सॉर्ट आउट करें। तो कंसर्न्स और अप्रिसिएशंस को डील करना ये भी अच्छी टीम बनाने के लिए एक टेक्निक है। विजनिंग, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है पूरी दुनिया में, तकरीबन जहाँ जहाँ ट्रेनिंग्स की जाती हैं, करवाई जाती हैं, वहाँ विजनिंग करवाई जाती है। हमको ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा विजनिंग के ऊपर फोकस करवाते हैं। मैंने जो ट्रेनिंग अटेंड की हैं उसमें भी अक्सर कहते हैं जी विजन बोर्ड बनाएं, विजन बोर्ड बनाएं, विजन ट्री बनाएं, ठीक है ना। हर घर में एक बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे आप अपना विजन लिखा हुआ हो, कलर्ड फॉर्म में हो, वगैरह वगैरह। होता क्या है विजन, ग्रुप मेंबर्स इन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डिस्क्राइब देयर विजन of what they want the organization to be in the future.
आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में ऑर्गेनाइजेशन को कैसा देखते हैं? What do you see in your mind about your organization? तो अब आप देखें, अब आपको मैं कहूँ कि यार आप क्या चाहते हैं, अभी आप जिन जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप जस्ट इन्विजन करें और कि आप अपनी कंपनी में को कैसा देखना चाहते हैं, तब आपके जहन में चीज़ें आ रही होंगी कि यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये एंड यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग ऑल दीज थिंग्स ऑन द बोर्ड. So what on note paper, write down the characteristic you would like to see this organization should have after some years downstream. ठीक है ना, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें होनी चाहिए. तो they ask you to just write down all these things on a paper. Using marking pen, make characteristic visible on the flip chart paper and display on the wall. और फिर क्या करें, उसको जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है एक फ्लिप चार्ट बनाएं और उसको दीवार पे लगा दें, ताकि आपको आते जाते उसको आप देखते रहें. मुख्तलिफ कलर्स में कर लें, मुख्तलिफ उसके पत्ते बना लें, ट्रीज बना लें, ब्रांचेस बना लें, ठीक है ना, या कोई और डायग्राम की सूरत में बना के उसको आप कर सकते हैं. उसको कलर्ड मार्किंग करेंगे जी, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये इस डेट पे हो जाना चाहिए, ये 3 महीनों में हो जाना चाहिए, 6 महीनों में ये हो जाना चाहिए, within 1 year it should have been like this, etc., etc. Okay. So visioning, क्योंकि it's a very common quote and it is said that whatever you can see in your mind you can achieve. जिस चीज़ को आप जहन में देख सकते हैं उसको आप हकीकत में भी देख सकते हैं, अगर आप उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करें तो इससे भी टीम अपना फ्यूचर देख रही होती है और उसमें को देख रही होती है. And they just try to work on all those things every day, every year, every week, every minute, every hour, and in this way they achieve their goal more quickly. Then report to the group, but no debate is allowed at this point. आपने अपना विजन दे दिया, दूसरे ने अपना दे दिया, कोई इसके ऊपर डिबेट नहीं करते. During the half-hour break, subgroups of the 3 people extract the themes from the individual reports and prepare the report to them and total group for discussion. और जैसे मैंने कहा कि हर बंदे ने कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो उनमें से फिर हम थीम्स को निकाल लेते हैं, क्योंकि 8-10 लोग हैं, लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हुई हैं, लेकिन ये बात सबने कॉमन की है तो ये एक थीम होगी. फिर 5 लोगों ने ये बात लिखी है, ये भी एक जैसी बात है, इसकी एक थीम बना ली. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, किसी ने लिखा कि जी प्रिंटर ख़राब होता है, किसी ने कहा जी पंखा सही नहीं है, एसी होना चाहिए, किसी ने कहा गर्मी बहुत है, किसी ने कहा यार गाड़ी नहीं होती. अब ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज से ताल्लुक़ रखती हैं, तो एक थीम बन गई कि प्रोविजन ऑफ एडवोकेट रिसोर्सेज, ठीक है ना, प्रोविजन ऑफ सफिशिएंट रिसोर्सेज. तो ये एक थीम बन गई. इसी तरह दूसरी थीम बिहेवियर के ऊपर हो सकती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे हो सकती है कुछ, और फिर उसको हम देख सकते हैं और उनको हम पूरा करके ग्रुप में